नमस्ते छात्रों। 10वीं हिंदी कृति पत्रिका जो 80 अंकों के लिए है, जिसमें कुल 5 विभाग है, उसमें चौथा विभाग व्याकरण का है, जिसके लिए 14 अंक है। उस पर पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वह है शब्द भेद का। तो आइए आज हम शब्द भेद की जानकारी देखेंगे। शब्द भेद जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द और पद में क्या अंतर है। तो देखते हैं शब्द की परिभाषा। अर्थपूर्ण वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात क म ल ये वर्णों का समूह अर्थपूर्ण है तो उसे हम कहेंगे शब्द। और वही शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द और पद के भेद अगर हम कहें तो भी चलेगा। तो आइए देखते हैं हम शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द जिन्हें हम अव्यय कहते हैं, उसकी जानकारी हम बाद में देखेंगे। विकारी शब्द अर्थात उनमें विकार होता है, बदल होता है, परिवर्तन होता है, ऐसे शब्द उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। उन्हीं विकारी शब्दों में सबसे पहले आती है संज्ञा। तो हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद। एक एक करके हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इनकी जानकारी लेंगे। पहले संज्ञा की परिभाषा। किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, अवस्था को जो नाम दिया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद है। अब यहां मैंने संज्ञा के उदाहरण नहीं दिए क्योंकि भेद में हम एक एक करके उनके उदाहरण देखते जाएंगे। तो पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी एक ही जाति, प्राणी, वस्तु का बोध जो शब्द कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, इसमें संपूर्ण लड़का इस जाति का बोध होता है। जानवर, जानवर में हाथी, अब ये हाथी भी जातिवाचक संज्ञा ही है। शहर, नदी, ये उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के हैं। दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का बोध होता है। जातिवाचक में हमने देखा लड़का। अब लड़के में मोहन नाम का लड़का अर्थात किसी एक लड़के का बोध है तो यहाँ मोहन यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शहर, संपूर्ण शहर जाति हमारे सामने आती है, परंतु शहरों में दिल्ली, तो दिल्ली ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है, तो नदी का एक नाम अर्थात एक नदी, गंगा नदी, तो गंगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, अर्थात जिन शब्दों से संज्ञा का भाव पता चलता है, चाहे वो क्रिया से संबंधित हो, विशेषण से संबंधित हो, संज्ञा से संबंधित हो। उदाहरण के तौर पर घबराहट, लापरवाही, ममता, गरीबी, कठोरता, मिठास आदि शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा, अर्थात ऐसा शब्द जो संज्ञा के पूरे समूह का बोध कराता है। कई बच्चे एकत्रित बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं, तो ये कक्षा जो है, कक्षा यह समूहवाचक संज्ञा हो गई। फूलों का गुच्छा ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। सेना, दल, भीड़ आदि अन्य समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाले
यहाँ द्रव्य शब्द लिखा है। द्रव्य में आते हैं अनाजों के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम, धातुओं के नाम, तरल पदार्थों के नाम, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, गेहूं, चावल, दाल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद देखे, जिस पर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए, तो आपको उस शब्द का भेद पहचानना है। अगर वह संज्ञा है तो उसे अधोरेखांकित करके आपको लिखना है कि यह संज्ञा है। उसके उपभेद लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु आज हमने उपभेद देखे क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि संज्ञा शब्द में कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं। परीक्षा में आपको उसके उपभेद यानी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक ये नहीं लिखना है, केवल संज्ञा भेद पहचानना है। अगर वो संज्ञा पहचानना है, अगर वो संज्ञा है तो उसे आपको अधोरेखांकित करके आगे संज्ञा यह लिखना है। अब हम चलते हैं शब्द के दूसरे भेद की ओर, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्व का अर्थ है सब, अर्थात सबके नाम। सबके नाम यानी संज्ञा के बदले जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जैसा मैंने संज्ञा के बारे में कहा, उसी प्रकार यहाँ आपको केवल सर्वनाम शब्द पहचानना है, उसका उपभेद नहीं लिखना है, परंतु सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं ये जानने के लिए हमें ये सर्वनाम के भेद देखना भी बहुत ही आवश्यक है। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब रोहन नाम का लड़का है, वह बहुत होशियार है। यहाँ रोहन के लिए वह शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण मैं, हम, तू, तुम, यह, ये, वे आदि कई सारे उदाहरण पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अब दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या किसी दूर की वस्तु की ओर संकेत अगर वो शब्द करें तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह राम का भाई है। आप कहेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी वह है, तो उसमें अंतर हम कैसे जानें? तो पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में संज्ञा के बदले वह शब्द आया है, परंतु यहाँ किसी वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति की ओर संकेत किया है, अर्थात वह राम का भाई है। यहाँ सर्वनाम के बदले नहीं तो राम के बारे में जानकारी दी है किसी विशिष्ट कि वह जो है वह राम का भाई है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है। अब तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध हमें इस शब्द से नहीं मिलता, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई मुझे बुला रहा है, यह बुलाने वाला कौन है मालूम नहीं है, तो कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है। खाने में कुछ कमी है, कौन सी कमी है मालूम नहीं है, अनिश्चितता है, तो कोई, कुछ जैसे शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हो जाते हैं। अब चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, जो, तो, जैसे, वैसे, जिसकी, उसकी आदि। यह एक उदाहरण हमने दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ जिसकी और उसकी
यह संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि उनका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दिखाया गया है। या जो करेगा सो भरेगा, ये उदाहरण भी संबंधवाचक सर्वनाम का हो सकता है। अब हम चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन मुझे बुला रहा है, आपने ये कैसे किया, क्या चाहते हो, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए हैं। सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी जो सर्वनाम खुद अपने लिए प्रयुक्त होता है तीनों पुरुषों में, चाहे वो उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष हो, जिसमें निजत्व का बोध होता है, अर्थात हम अपने लिए ही उस सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं आप ही वहां पहुंचा, मैं स्वयं वहां गया, मैं खुद अपना काम करता हूं। यहां आप, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हमने देखे। तो ये 6 भेदों में जो उदाहरण हमने देखे, ये सभी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आपको केवल शब्द को अधोरेखांकित करके उसके सामने सर्वनाम लिखना है। अगला भेद है शब्द का तीसरा भेद, वह है विशेषण। अब विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी। विशेष जानकारी यानी उस संज्ञा का गुण हो चाहे दोष हो, उसकी संख्या हो, उसके परिमाण को दर्शाने वाले शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं। चाहे उसमें आकार भी आ सकता है, रंग रूप की चर्चा हो सकती है। तो विशेषण के भेद कुल 4 हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहां भी आपको केवल शब्द को अधोरेखांकित करके विशेषण लिखना है, उसके उपभेदों को नहीं लिखना है। तो गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के रंग रूप गुण का बोध होता है। जैसे गोरा लड़का, लंबा पेड़, बुरा लड़का। तो ये संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, उसके गुणों के बारे में जानकारी देते हैं, उसे हम कहते हैं गुणवाचक संज्ञा। आगे हम चलते हैं संख्यावाचक विशेषण की ओर, जिसमें संज्ञा की संख्या का बोध होता है। वहां एक लड़का खेल रहा है, एक यानी यहां एक संख्या दिखाई गई है। अब इसमें भी भेद हो सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगर हम उसे नाप तोल कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो सकते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है, अर्थात उसके सामने हम परिमाण रखते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, दर्जन वगैरह। और चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अर्थात वह रथ राजा का है, तो रथ के बारे में संज्ञा के पहले वह शब्द आया है, तो रथ की विशेष जानकारी वह देता है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा और उनके भेद देखे। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शब्द भेद पहचानो, शब्द को अधोरेखांकित किया जाता है, उसमें आप पहचान कर लिखना है शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। बाकी की जानकारी हम बाद में लेंगे। धन्यवाद।